नमस्कार दोस्तों। झूठे वैवाहिक मुकदमे हमारे देश में लाखों परिवारों की बर्बादी और हजारों पतियों द्वारा आत्महत्या किए जाने का कारण बने हुए हैं। जबकि झूठे वैवाहिक मुकदमों पर विराम लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि विडंबना यह है कि वर्तमान मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस में अधिक जटिलता होना इसका गुण नहीं बल्कि इसका दोष है, जो वास्तविक पीड़िताओं को त्वरित न्याय देने के स्थान पर झूठे मुकदमों को प्रोत्साहित करने का, मुकदमों को लंबित रखने का और पतियों द्वारा आत्महत्या का कारण है। जबकि इसको सरल करके वर्तमान में वैवाहिक मुकदमों से उत्पन्न इन समस्याओं का निदान करके निष्पक्ष त्वरित न्याय दिया जा सकता है। बस थोड़ी सी तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और महान राष्ट्र चिंतक श्रीमान अश्विनी उपाध्याय अक्सर अपने वीडियोस में हमारे देश के कानूनों और सिस्टम को सड़ा हुआ बताते हैं। खैर, मैं एक अधिवक्ता क्या बल्कि एलएलबी पास एक लॉयर भी नहीं हूँ और हमारी न्यायपालिका और माननीय न्यायालयों का हृदय की गहराइयों से बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता हूँ, किंतु अपने लंबे अनुभव और गहन अध्ययन के कारण इस विषय पर मानो जैसे शोध कर रहा हूँ, जिस कारण इसमें किए जा सकने योग्य संशोधनों पर अपना विचार रखने जा रहा हूँ। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो जीने का हक सभी को भाग 2 नहीं देखा है तो कृपया पहले वह देख लें, अन्यथा उसको देखे बिना इस वीडियो की कथा वस्तु समझने में दुविधा हो सकती है। अधिवक्तागण या वैवाहिक मुकदमों के जानकार तो वह वीडियो देखे बिना भी इस वीडियो के सार को समझ सकते हैं। उस वीडियो में मैंने वर्तमान में वैवाहिक मुकदमों में चलने वाली प्रक्रिया को बताया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि एक पत्नी को मासिक भरण पोषण पर अक्सर एक साथ 3 अदालतें सुन रही होती हैं। एक तो घरेलू हिंसा अधिनियम में, दूसरे 125 सीआरपीसी में अंतरिम या स्थायी भरण पोषण पर, और तीसरे सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में अंतरिम भरण पोषण पर। मानो 3 अभ्यर्थियों या परीक्षार्थियों में कोई स्पर्धा लगी हो और तीनों में आदेश होने के बाद ये बात सिद्ध भी होती है, क्योंकि पति को उतना भरण पोषण अदा करना होता है जो तीनों माननीय न्यायालयों में से सबसे अधिक आदेशित हुआ हो। अर्थात एक प्रकार से तीनों में भरण पोषण की सबसे अधिक राशि आदेशित करना ही न्यायोचित निर्णय का आधार है। आदेश करने वाले माननीय न्यायालयों की परस्पर तुलनात्मक वरिष्ठता और कनिष्ठता इसका आधार नहीं है। और इसके बाद हास्यास्पद यह है कि वह सर्वाधिक आदेशित भरण पोषण भी उस एक ही न्यायालय के माध्यम से अदा नहीं किया जाता, बल्कि न्यायालयों द्वारा आदेश में कहा जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय में भरण पोषण दिया जा रहा है और वह इससे कम है तो वह वहीं पर अदा करते रहें और वह समायोजित करते हुए बाकी की राशि यहाँ पर जमा करते रहें। जबकि इस गैर जरूरी जटिलता से मान्य न्यायालयों का समय व्यर्थ होता है। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में अंतरिम भरण पोषण पर सुनवाई करना तो सीधे सीधे समय की बर्बादी है, बल्कि किसी भी वाद में अंतरिम भरण पोषण पर सुनवाई करना समय की बर्बादी है। सीधे सीधे स्थायी भरण पोषण तय होना चाहिए। अगर सेक्शन 9 या सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट में से जो भी कोई एक पति द्वारा दायर किया गया है तो उस पर सुनवाई से पहले उसको यह आदेशित किया जा सकता है कि पहले जाकर 125 सीआरपीसी या घरेलू हिंसा अधिनियम दोनों में से जो भी एक चल रहा हो उसमें स्थायी भरण पोषण तय करा के आओ, उसमें अदायगी करो, तो उसके बाद ही आपके इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुरू होगी। ऐसे में सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में अंतरिम भरण पोषण पर सुनवाई हेतु समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यह होना चाहिए कि पत्नी को दिलाए जाने वाले मासिक भरण पोषण पर एक ही न्यायालय द्वारा एक ही पत्रावली पर सीधे सीधे स्थायी भरण पोषण पर निर्णय हेतु सुनवाई करनी चाहिए। यह संभव करने के लिए 498A आईपीसी, 125 सीआरपीसी और घरेलू हिंसा अधिनियम तीनों मुकदमे एक साथ करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पत्नी स्वयं विचार करे कि यदि अभी घर बनने की संभावना, गुंजाइश या उसकी इच्छा अभी पूरी है, बहुत अधिक है, तो उसको पहले घरेलू हिंसा अधिनियम में ही आना चाहिए और घरेलू हिंसा अधिनियम के साथ 498A आईपीसी और 125 सीआरपीसी दायर करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सीआरपीसी और 100 आईपीसी की पुरानी धारा नहीं बोल रहा हूँ, वही बोलचाल में चल रही है, क्योंकि अगर आगे चलकर पत्नी को लगता है कि उसको क्रिमिनल केस 498A आईपीसी भी करना है और 125 सीआरपीसी भी करना है तो उसको अनुमति है कि वो कर सकती है और वह उसमें हवाला दे सकती है कि पहले घरेलू हिंसा अधिनियम में गई थी, इसलिए यहाँ पर आने में विलंब हो गया है, उसको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और किंतु एक 498A आईपीसी और 125 सीआरपीसी दायर करते ही तत्काल प्रभाव से घरेलू हिंसा अधिनियम को नल एंड वॉइड मानकर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रताड़ना की शिकायत और भरण पोषण की मांग एक समय में एक ही जगह की जा सकती है, जगह जगह नहीं। यदि स्थितियां अधिक खराब हो चुकी हैं और कोई पत्नी
घरेलू हिंसा अधिनियम करने के स्थान पर सीधे सीधे 498 आईपीसी और 125 सीआरपीसी का ही मुकदमा करना चाहती है, तो निश्चित रूप से वह इसकी अधिकारिणी है। किंतु किसी भी स्थिति में एक बार 498 आईपीसी और 125 सीआरपीसी का मुकदमा दायर हो जाने के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम का मुकदमा करने का विकल्प सदैव के लिए खत्म कर देना चाहिए। अन्य सभी मामलों की तरह वैवाहिक मुकदमों में भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि एक ही शिकायत या एक ही क्लेम एक से अधिक स्थान पर किया जाना न्यायोचित नहीं है, जो अकारण ही न्यायालयों की समय की बर्बादी है। जब इस प्रकार से न्यायालयों का समय बचने लगेगा और अंतरिम भरण पोषण पर सुनवाई का भी समय बचने लगेगा, तो जितने समय में अंतरिम भरण पोषण तय होता है उतने समय में तो सीधे सीधे स्थायी भरण पोषण ही तय हो जाया करेगा। किंतु फिर भी कुछ पीड़िताएं, जो वास्तविक पीड़िताएं हैं, वो कचहरी में आती है तो वो इतनी टूटी होती हैं कि उनके पास पैसे भी नहीं होते, उनको थोड़े भी दिन प्रतीक्षा करना भारी लगता है। तो जैसे ही कोई मुकदमा करती है और पति उसमें उपस्थित होता है, तो पति के उपस्थित होते ही पहले दिन से बिना किसी सुनवाई के 1,000 रुपये जैसी मामूली रकम पति को आदेशित कर देनी चाहिए कि पत्नी को दे, जिससे कि जो वास्तविक पीड़िता है उसको कचहरी आना भारी ना लगे। किंतु यदि पति उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता का, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, विकलांगता या किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने का कोई एविडेंस देता है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उस स्थिति में उसको उस 1,000 से मुक्त रखा जाना चाहिए। पति जो सेक्शन 9 या सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में मुकदमा करता है, तो वह जब उपस्थित होकर यह बताता है कि उसके मुकदमे की सुनवाई की जाए, क्योंकि वह 125 सीआरपीसी या घरेलू हिंसा अधिनियम दोनों में से जो भी एक चल रहा होगा, एक ही चलेगा एक टाइम में, उस पर मैं स्थायी भरण पोषण तय करा आया है और उसने भरण पोषण अदा करना शुरू कर दिया है। अतः उसके सेक्शन 9 या सेक्शन 13 जो भी चल रहा है उस पर सुनवाई शुरू करनी चाहिए, की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी का सेक्शन 24 का प्रार्थना पत्र होगा, उसमें उसने अपने अधिवक्ता का खर्चा, वाद व्यय और आने जाने का खर्चा मांगा है, तो उसमें सब फिक्स होना चाहिए। वाद व्यय के लिए 10,000 है, तो सभी मुकदमों में, सभी जगह पूरे भारत में 10,000 होना चाहिए। उस पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि लोकल आ रही है लड़की, कहीं बाहर से नहीं आ रही, तो 4 रुपये किलोमीटर में ई रिक्शा खूब जाता है। आजकल लड़कियां एडवांस है, कोई रात को 12 बजे कचहरी नहीं चल रही, दिन में ही आना होता है, दिन में जाना होता है, अकेली आ सकती है। 4 रुपये प्रति किलोमीटर आने जाने का उसको व्यय मिलना चाहिए। यदि दूसरे शहर से आ रही है और रेलवे का साधन उपलब्ध है, तो वहाँ पर 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 60 पैसे प्रति किलोमीटर में तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी छोड़ देती है, और रिक्शा वगैरह का मिला के 1 रुपये किलोमीटर होना चाहिए। यदि रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है उस जगह पर, तो बस के लिए 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर आने जाने का एक व्यक्ति का किराया दिया जाना चाहिए। जब सब कुछ फिक्स होगा तो खड़े होते ही वहाँ पर तय हो जाएगा। इसलिए सारे पैरामीटर्स फिक्स होने चाहिए, इस पर सुनवाई में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं धारा 127 सीआरपीसी की। यह धारा 127 सीआरपीसी में मुकदमा पति या पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है। इसमें कालांतर में आए परिवर्तनों का हवाला देते हुए पत्नी भरण पोषण 125 में तय भरण पोषण को बढ़ाए जाने की मांग कर सकती है, और पति उसको घटाए जाने की मांग कर सकता है कि इस बीच में इतने समय से यह परिवर्तन आ गया है। जब एक पति पत्नी दंपति के रूप में एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, पति पत्नी धर्म का निर्वहन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, तो एक दूसरे के हालात से दोनों ही प्रभावित होते हैं। किंतु जब 5-7 साल, 10 साल, 20 साल अलग रहते हुए हो गए हैं, तो एक दूसरे के हालात से या परिवर्तनों से एक दूसरे से क्या मतलब है। सीधे सीधे 125 सीआरपीसी में जिस समय भरण पोषण तय हुआ है, उसमें एक लाइन डाल देनी चाहिए कि प्रति 2 वर्ष में 5%, या प्रति 3 वर्ष में, जो भी एक अवधारणा एक ही तय होनी चाहिए सबके लिए, कि प्रति 3 वर्ष में 10% महंगाई के हिसाब से इसमें यह वृद्धि होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि 20 साल हो गए अलग रहते हुए और मुकदमे कोई नहीं चल रहे, तो वो कभी भी आके फिर दोबारा एक दूसरे के ऊपर मुकदमे कर सके। ऐसी विकल्प खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई गांव में मुर्गों की लड़ाई नहीं करा रहे कि उसमें कोई मनोरंजन है कि रोजाना मुर्गों की लड़ाई देखनी है जरूर। एक बार तय कर दिया जो तय कर दिया, और उसमें बढ़ोतरी भी 5%, 10% 2 वर्ष या 3 वर्ष में, वो पहले ही आदेशित हो जानी चाहिए। सिर्फ एक स्थिति है कि हाँ, पति यदि विकलांग हो गया है एक्सीडेंट में, या कोई जानलेवा बीमारी से बेड पर आ गया है, तो उस स्थिति में सिर्फ विचार किया जा सकता है, और कोई कालांतर का परिवर्तन एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। ये भी समय की बर्बादी है माननीय न्यायालयों की। और इसके अतिरिक्त भी जो
मासिक भरण पोषण तय होता है वह कोई पत्नी का अधिकार नहीं है, वो एक मुआवजा है। पत्नी का अधिकार तभी होता है जब वह भी पत्नी धर्म का निर्वहन कर रही हो, साथ रह रही हो, समर्पित हो उसके परिवार के लिए। ये नहीं कि सिर्फ पति का ही दायित्व है पत्नी को भरण पोषण देकर अपने दायित्वों का निर्वहन सिर्फ वही करेगा। पत्नी तो आराम से अपने घर बैठी है, इसलिए वो उसका अधिकार नहीं है, वो एक मुआवजा है। और वो अधिकार की भी सीमा तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक विवाह हुआ, पत्नी 1 महीने के लिए विवाहित रही और उसके बाद पूरे जीवन के लिए वो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी हो गई। कम से कम इतना तो तय हो कि जितने समय उसने ससुराल में बिताया, अपने पति के साथ बिताया है, उसके बाद उससे 7 गुना अधिक समय बिताने तक ही उसको भरण पोषण मिलेगा। 1 वर्ष अगर पति के साथ बिताया तो 7 वर्ष तक ही भरण पोषण ले सकती है। 3 वर्ष बिताए हैं तो 21 वर्ष ले सकती है। 5 वर्ष बिताए हैं तो 35 वर्ष ले सकती है। लेकिन कोई सीमा तो हो। ये थोड़ी है 2 दिन बिताए, 5 दिन बिताए, 10 दिन बिताए, 1 महीना बिताया, 2 महीने बिताया और पूरे जीवन भरण पोषण लेगी। ये मुआवजा है, अधिकार नहीं है। अधिकार उस वहां होता है जहां पर कर्तव्य भी होते हैं। बिना कर्तव्यों के कोई अधिकार नहीं होता। यह भी एक प्रकार का अन्याय है पतियों के प्रति। ठीक है, इतना जरूर कर लो कि पत्नी को स्टैंड होने में थोड़ा समय लगेगा, संभलने में समय लगेगा। उसने 1 दिन भी बिताया है तो 1 साल वाली अवधि का कम से कम 7 वर्ष तो भरण पोषण देना पड़ेगा। इतना तय कर लो, एक मिनिमम तय कर लो कि 7 वर्ष तो देना पड़ेगा जी। और इसके अलावा 7 गुना देना पड़ेगा जितनी अवधि बिताई है। कर्तव्य और सिर्फ पति का है और अधिकार सिर्फ पत्नी का, ये अन्याय है। इस पर भी विचार होना चाहिए और ये भी समय सीमा तय होनी चाहिए जिससे कि झूठे मुकदमे आने पर रोक लगे और माननीय न्यायालयों का समय भी बचे। मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस में किए जाने योग्य संशोधनों में अगला बिंदु आता है डिवोर्स का। यदि डिवोर्स सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया जा रहा है तो उसमें तो पति पत्नी आपस में आउट ऑफ कोर्ट बैठकर सब बिंदु और शर्तें तय कर लेते हैं और एक जॉइंट पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उसमें लिख देते हैं कि हमारे बीच ये बिंदु और ये शर्तें तय हो गई हैं जिनके अंतर्गत हम डिवोर्स चाहते हैं। उसमें माननीय न्यायालय 6 महीने का डेट लगाते हैं और 6 महीने बाद उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपने उस विचार पर कायम हैं। वो कहते हैं हाँ कायम हैं, डिवोर्स लेना चाहते ही हैं, तो उनका संबंध 6 महीने बाद विच्छेद कर दिया जाता है, विवाह विच्छेद कर दिया जाता है। इसमें कोई सुधार या संशोधन की ना तो गुंजाइश है ना आवश्यकता है, किंतु इसमें इतना अवश्य किया जा सकता है कि यदि पति पत्नी को 10 वर्ष से अधिक अलग रहते हुए हो चुके हैं तो वो बहुत विचार कर चुके, बहुत सोच चुके और काफ़ी अपना जीवन उनका जा चुका है। अब उनके बचे हुए जीवन की एक एक दिन की कीमत को समझना चाहिए और 6 महीने के आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ 1 महीने की डेट लगाकर भी उसमें डिवोर्स किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि डिवोर्स की मांग किसी एक पक्ष के द्वारा सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत की गई होती है तो ऐसी स्थिति में यदि यह प्रार्थना पत्र पत्नी की ओर से प्रस्तुत किया गया है तो उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता है, बात अधिक लंबित नहीं होता, बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है। लेकिन ऐसा कम होता है। अधिकांशतः सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का प्रार्थना पत्र पति की ओर से दिया जाता है और इसके लिए मैंने पीछे बताया कि उस पर सुनवाई तभी शुरू होगी जब पति घरेलू हिंसा अधिनियम या सेक्शन 125 CRPC में से किसी एक में मासिक भरण पोषण तय करा के अदा करना शुरू कर देगा और दूसरे सेक्शन 24 में जो इस विवाद के लिए पत्नी के द्वारा वाद व्यय आदि मांगा गया है उसकी बेदायगी शुरू कर देगा, तभी उस पर सुनवाई शुरू होगी। उसमें सुनवाई के लिए बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जहाँ जो आरोप प्रत्यारोप की बात है तो आरोपों के लिए तो पत्नी ने 498 IPC किया ही हुआ है या कर ही सकती है जिसमें आरोपी पाए जाने पर पति को सजा भी होगी। परंतु यहाँ पर यदि एक व्यक्ति साथ नहीं रहना चाहता तो दोनों साथ में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, इसलिए किसी को साथ रखने या रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बार मेडिएशन करा के प्रयास अवश्य किया जा सकता है। यदि घर बन सकता है तो 1, 2 या 3, 4 तारीखें लगाकर मेडिएशन की प्रयास किया जा सकता है। यदि प्रयास विफल रहता है तो साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसमें अधिक कोई लंबा चौड़ा सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती। सीधे सीधे पत्नी से ये पूछा जाना चाहिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम या सेक्शन 125 CRPC में जो इस समय भविष्य के लिए तय शर्तों के अनुसार आपका भरण पोषण तय हुआ है वही भविष्य में लेना चाहेंगे या वन टाइम एलिमनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर पत्नी वन टाइम एलिमनी के लिए तरफ ही जाएगी। तो वन टाइम एलिमनी में भी ये निश्चित होना चाहिए कि आगे के भविष्य में अनिवार्यता होनी चाहिए कि विवाह के समय वर और वधू पक्ष के द्वारा
एक दूसरे को दिए गए उपहार, हालांकि पत्नी की ओर से बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसे दहेज की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन दहेज शब्द का प्रयोग करना तो क्योंकि लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है, अपराध है, और उसमें किंतु भले उसमें सजा तो सिर्फ पति को होती है, अपराध दोनों करते हैं, इसलिए उसे उपहार कह देते हैं। अगर दोनों ओर से उपहार का लेन देन जो भी हुआ है, उसमें जो भी उपहार दोनों ओर से वधु को दिए गए हैं, उसके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो भी जेवर, लत्ता, कपड़ा जो भी कुछ है, वह उसका स्त्री धन है। उन दोनों में से, सूचियों में से पहले वो निकाल कर तो अलग कर देना चाहिए कि ये तो पत्नी का इसका अधिकार है ही। इसके अतिरिक्त जो बचा हुआ सूची का सामान है, उसमें दोनों को एडजस्ट करके जो नेट अमाउंट निकलती है, उसका डबल पति को दिया जाने का दायित्व पति पर होना चाहिए कि इसका दुगना देना पड़ेगा। यदि 3 वर्ष से अधिक विवाह को हो चुके हैं तो उसके दुगने के साथ बैंक इंटरेस्ट भी उसमें देना पड़ेगा। किंतु यदि पत्नी 5 वर्ष से अधिक भरण पोषण ले चुकी है तो उसमें फिर इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, फिर सिर्फ दुगना देना होगा। और ये बतेरा काफ़ी अच्छा बर्डन है पति पर, इतना ही पर्याप्त है। और वह अदा करते ही पति को बिना विलंब डिवोर्स दे देना चाहिए। बाकी अन्य मुकदमे तो 498 आईपीसी तो अलग अपना काम कर ही रहा है, उसमें आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। किए जा सकने योग्य जिन संशोधनों पर मैंने भी चर्चा की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर यह सभी संशोधन किए जा सकते हैं। किंतु इन संशोधनों पर बात करते हुए मन में एक विचार आता है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जो कि 2005 में बना और 2006 में लागू हुआ, कोई 498 आईपीसी और 125 से सीआरपीसी से इसमें कुछ भी तकनीकी अंतर बताए, किंतु वास्तविक उसका उद्देश्य और उपयोग यह था कि जो महिलाएं यह चाहती थी कि पति की शिकायत भी करें और पति तुरंत गिरफ्तार भी ना हो, जिससे कि गिरफ्तार नहीं होगा तो दोबारा से घर बनने की अधिक संभावना बनी रहेगी, और जब तक पत्नी अलग रह रही है तब तक उसको मासिक भरण पोषण भी प्राप्त होता रहे। इस प्रकार का उद्देश्य की पूर्ति इस अधिनियम से होती थी, और यह ऐसी महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी था जो घर दोबारा से बनाए रखने की इच्छा रखती थी। किंतु जब 498 आईपीसी का बहुत अधिक दुरुपयोग हो रहा था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सन 2014 में 498 आईपीसी में पतियों की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। और जब उसमें गिरफ्तारी पर रोक लग गई तो जो उद्देश्य पूर्ति घरेलू हिंसा के मुकदमे से होती थी, वह उद्देश्य पूर्ति अब 498 आईपीसी और 125 सीआरपीसी से भी हो सकती है। तो इसका कोई उपयोग तो रहा नहीं, किंतु जो झूठे मुकदमे करने वाली महिलाएं 95% हैं, उनके लिए दुरुपयोग की वस्तु है। अब कि वो सभी मुकदमे करती हैं, उसका पूरा दुरुपयोग करती हैं ताकि पति अधिक से अधिक परेशान हो, अधिक से अधिक उसका शोषण पति और दोहन किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है, ये एक्ट अब खत्म कर देना चाहिए। किंतु हमारे देश में किसान एक वोट बैंक है, राज्य कर्मचारी एक वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक है, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम वोट बैंक अलग से है, हिंदू वोट बैंक है, क्षेत्र वाइज वोट बैंक है, महाराष्ट्र में मराठी है, उत्तराखंड में पहाड़ी वोट बैंक है, जातियों में वोट बैंक बटे हुए हैं। किंतु पुरुष इन सभी कैटेगरी में वोट बैंक के रूप में बटा हुआ है। अपने आप में पुरुष एक वोट बैंक नहीं है, जबकि महिला एक वोट बैंक है। इसलिए संसद द्वारा इस प्रकार के कानून नहीं बनाए जाते, ना ही सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा पुरुषों के लिए कोई आयोग बनाया जाता है, और ना ही पीड़ित पुरुषों के लिए कोई इस प्रकार का कानून बनाया जाता है जिससे पुरुषों का भी संरक्षण हो सके। जबकि 400 घरेलू हिंसा का अधिनियम का अगर यह एक्ट खत्म कर दिया जाए तो बहुत सारा माननीय न्यायालयों का समय बचेगा और वास्तविक पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने में और भी सुविधा होगी। किंतु नॉन वोट बैंक पुरुषों को राहत पहुंचाने के लिए वोट बैंक महिलाओं को रुष्ट नहीं किया जा सकता। चलिए अब आखिरी किए जा सकने योग्य संशोधन पर बात करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि झूठी एफआईआर कराना, न्यायालयों में झूठा शपथ पत्र दाखिल करना, झूठे शपथ बयान करना कानूनी अपराध है। और जब भी कोई मुकदमा दायर करता है तो उसका जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसके साथ उसको सत्यापित करने के लिए एक शपथ पत्र दिया जाता है। और इसी प्रकार जब उसका उत्तर दिया जाता है विपक्षी द्वारा या आरोपी द्वारा, तो उसके साथ भी वह शपथ पत्र देता है या देती है अपने उत्तर को सत्यापित करने के लिए। जो भी बात कही जाती है उसके साथ शपथ पत्र दिया जाता है। जब कोई नया मुकदमा इस प्रकार से कचहरी में आता है तो माननीय न्यायालयों को
पति और पत्नी को दोनों को साथ खड़ा करके जो भी उसमें वादी या वादिया है उसको कहना चाहिए कि आप को जानकारी नहीं है तो बता दें कि झूठा शपथ पत्र देना कानूनी अपराध है। यदि आपने इस दावे में जो भी कुछ झूठ कहा है जिसके साथ शपथ पत्र दाखिल है उसको आप एक शपथ पत्र के द्वारा बता सकते हैं अभी कि ये बात मैंने कानूनी सलाह से कह दी है, जबकि ये सत्य नहीं है। उस पर आपसे कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप नए नए अभी आए हैं कचहरी में, कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा और ना ही उस पर आपसे आगे चलकर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। और इसी प्रकार विपक्षी आरोपी से भी पूछा जाना चाहिए कि इसमें जो जो आरोप लगाए गए हैं, जो जो सच हैं, एक शपथ पत्र देकर उन आरोपों को लिख दो कि ये सच हैं, उसको स्वीकार कर लो। उस पर आपको जितना भी आपके साथ दया बरती जा सकती है उतनी दया बरती जाएगी। अर्थात जब दोनों नए होते हैं, पक्के नहीं होते, तो दोनों डरे हुए होते हैं, अभी सहमे हुए होते हैं। और इस प्रकार से जब एक माननीय न्यायालय सामने से दोनों को इस तरह से कहे कि एक शपथ पत्र 2 लाइनों का देकर अपनी एक बार फिर से सत्यता प्रमाणित कर दो, अन्यथा आगे जाकर अगर अभी आखिरी मौका है, इसके बाद जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल पर अगर आप झूठे साबित होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं होती, जिस समय अन्य संशोधन कर दिए जाएंगे तो माननीय न्यायालयों के पास समय भी काफ़ी होगा, अब से ज़्यादा होगा, और गहनता से पत्रावली का अध्ययन किया जा सकेगा। और यदि पति पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो पतियों के साथ भी थोड़ा उदारतापूर्ण दृष्टिकोण माननीय न्यायालयों का होना चाहिए, वह भी दया के पात्र हो सकते हैं। और यदि मुकदमा पूरी तरह झूठा साबित होता है, और झूठा साबित होने पर तो यदि आरोप 3 वर्ष की सजा के लगाए गए हैं तो पत्नी को 3 वर्ष की नहीं, 3 महीने की भी नहीं, 3 सप्ताह की भी नहीं, कम से कम 2, 4, 5 दिन की तो सजा उसको करो। और जब ये इस तरह की एक सजा हो जाएगी, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 95% मुकदमे झूठे आते हैं, कभी किसी इक्की दुक्की उसमें से पत्नी को, महिला को इस प्रकार एक सांकेतिक सजा 5-7 दिन की अगर मिले और ये अखबारों में छपे तो झूठे मुकदमे आने में कितनी बड़ी गिरावट आएगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। और ऐसा करना बहुत आवश्यक हो चुका है। यदि यह सभी संशोधन लागू हो जाएं तो झूठे मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस आने बंद हो जाएंगे। उससे लाखों परिवार बर्बाद होने से, हजारों पति आत्महत्या करने से बचेंगे और वास्तविक पीड़िताओं को भी त्वरित न्याय मिल पाएगा। हालांकि एक गलत अवधारणा यह है कि यदि झूठे वैवाहिक मुकदमे आने बंद हो गए तो कचहरी के प्रोफेशनल्स को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कचहरी के मुकदमों में बहुत बड़ी भागीदारी वैवाहिक मुकदमों की होती है। जबकि यह अवधारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि महिलाएं अब कमाने लगी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, समाज खुले विचारों का है, समर्पण भाव लोगों में कम हुआ है, इसलिए सामंजस्य बिठाने में समस्या आने लगी है। तो डिवोर्स लेने के लिए कचहरी में आने वाले दंपतियों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। बस हाँ, इतना है कि झूठे वैवाहिक मुकदमे नहीं होंगे तो वाद लंबित नहीं रहेंगे, आएंगे, डिवोर्स लेंगे और जल्दी से चले जाया करेंगे। तो बाकी जब शुरू में क्लाइंट या पक्षकार आते हैं तो शुरू में अच्छा खासा खर्च करते हैं, और जब जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं, केस लंबित रहने लगते हैं, बहुत अधिक पुराने होने के बाद वो खर्च करना भी उस अनुपात में कम करते हैं, नहीं कर पाते। तो ऐसे क्लाइंट या पक्षकारों को कचहरी में रोककर करना भी क्या है, वो आएंगे और चले जाएंगे, मेहनत कम लगेगी और पैसे शुरू में जितने देते हैं वो उतने दे के चले जाएंगे, उसके बाद तो देते भी नहीं है, ज़्यादा खर्च नहीं करते। तो इससे प्रोफेशनल्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि देश के फिलोसफर्स का मानना यह है कि मानव सभ्यता में शादियों का चलन जो 10,000 साल 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, हालांकि सही मायने में जो वर्तमान का चलन है मोनोगेमी मैरिजेस के एक समय में एक पति या एक पत्नी रखने का जो चलन है, इसके चलन की शुरुआत 4-5,000 साल पहले ही शुरू हुई थी। और मानव सभ्यता आवश्यकताओं के हिसाब से हमेशा परिवर्तित होती रहती है। और फिलोसफर्स का कहना यह है कि आने वाले 200-300 साल में मैरिजेस होनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। हालांकि मैंने भी अभी 3.5 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, दूल्हा बिकता है अथवा दुल्हन अथवा दोनों। तो उस आर्टिकल में भी मैंने इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था। मैंने उसमें यही लिखा था लास्ट में कि आने वाले समय में धीरे धीरे विवाह नहीं करने वालों का अनुपात बढ़ता रहेगा और विवाह करने वालों का अनुपात समाज में घटता रहेगा धीरे धीरे करते हुए।
विवाह नहीं करने वाले बहुमत में आ जाएंगे। जबकि ये बात तो मैंने 3.5 साल पहले कही थी और फिलोसफर तो अब कह रहे हैं, हालांकि जो फिलोसफर्स कह रहे हैं वो तो ये मान रहे हैं कि पूरी तरह बंद हो जाएंगे विवाह होने। बाकी मेरे ये संशोधन जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में, ये सक्षम माननीयों तक पहुंच सकें, उसके लिए मेरा निवेदन है कि मेरा ये वीडियो लाइक कमेंट कर दें और शेयर अवश्य कर दें। और यदि आपने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।